ग्रेसिका, क्या आपको घूमना पसंद है? यस सर। आपके पैसे को आपसे भी ज्यादा घूमना पसंद है। वो कैसे? आपके बैंक की हेल्प से। पर सर मुझे तो पता था कि बैंक लोन्स देता है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, बट घूमना है पैसा। यही आज हमने सीखना है कि बैंक किस तरह से आपके पैसे को घुमा के पैसे को बड़ा कर देता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मेरी स्टूडेंट ग्रेसिका ने आपको बताया कि बैंक जो है वो क्या करता है, बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन्स को क्या करता है, एडवांस करता है। यस, दिस इज द एक्चुअल वर्क ऑफ बैंक। तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है डिपॉजिटर से और बोरोअर को लोन्स एडवांस करता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, हमारे पास कई लोगों के पास बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, राइट। अब उस एक्स्ट्रा पैसे का करना क्या है? वो एक्स्ट्रा पैसा घर में थोड़ा ना रख सकते हैं। घर में तो यार बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कोई भी चोरी कर गया तो पैसा गया सारा, और इतना सारा पैसा हम घर में रख भी नहीं सकते एक टाइम पे। तो हमें वो पैसा कहां पे रखना होता है? बैंक में। तो उसी तरह से कचरा सेठ नाम का एक सेठ है जिसने बहुत सारा कचरा बेच बेच के काफी सारा पैसा कमाया, और अब वो कहता है यार चल पैसा जो है वो बैंक में रख ले। तो इसको कहेंगे डिपॉजिट, और कचरा सेठ बन गया एसबीआई का डिपॉजिटर। अब क्योंकि एसबीआई के पास कचरा सेठ का पैसा आया हुआ है, तो एसबीआई कचरा सेठ को इसके ऊपर पे करेगा इंटरेस्ट। तो एसबीआई से कचरा सेठ को होगी कमाई। ओके, अब बैंक क्या करती है? क्या बैंक अपने पास ये पैसा संभाल के रखती है और अपनी जेब में से इंटरेस्ट जो है वो डिपॉजिटर्स को पे करती रहती है? नहीं, बैंक क्या करती है यार, आप ही का पैसा यूज करती है आपसे, आपको ही पैसा पे करने के लिए, और कमाती भी आपके पैसे से है। कैसे? बैंक इसी डिपॉजिट किए हुए पैसे को क्या करेगा, माल्या जैसे बोरोवर्स को देगा। काफी सारे बोरोवर्स होते हैं जिनको रेगुलर बेसिस पे फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उनके कोई ना कोई प्रोजेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं घर बनाना होता है, गाड़ी लेनी होती है, बहुत सारी चीजें लेनी होती है। तो उस वजह से बैंक जो है वो बोरोवर को क्या देगा, लोन देगा। अब बदले में बोरोवर जो है वो बैंक को क्या पे करता है, इंटरेस्ट पे करता है। वैसे भी माल्या और एसबीआई का तो रिश्ता क्या कहलाता है, बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा है इनका तो, राइट। अब एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जो बैंक अपने डिपॉजिटर को इंटरेस्ट पे करता है, वो इंटरेस्ट कम पे करता है एज कंपेयर टू जो बैंक अपने बोरोवर से चार्ज करता है। फॉर एग्जांपल, जस्ट हम सपोज कर रहे हैं, सपोज मान लो, सपोज बैंक अपने डिपॉजिटर को 7% इंटरेस्ट जो है वो पे कर रहा है। मतलब अगर 100 रुपया यहाँ पे डिपॉजिटर जमा कर रहा है, 7% पे कर रहा है, दैट मीन्स डिपॉजिटर को कितने रुपए मिल रहे हैं, 7 रुपए इंटरेस्ट के मिल रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू चार्जिंग फ्रॉम द बोरोअर, बैंक बोरोअर से पैसा ज्यादा चार्ज करता है। इंटरेस्ट मान लो कितना परसेंट चार्ज कर रहा है, 12%। मान लो 100 रुपया दिया हुआ है, तो 100 रुपए के ऊपर कितने रुपए बन गए, 12 रुपए बन गए। अब देखो, पे कितना कर रहा है, 7 रुपया, और रिसीव कितना कर रहा है, 12 रुपया। तो टोटल 5% का फर्क हो गया। ये 5% हुआ, कितने रुपए बने, 5 रुपए बन गए। और ये 5 रुपया जो 5% है वो बैंक का क्या होता है, स्प्रेड होता है। बैंक क्या करता है, इसी पैसे से अपना जो भी फंडिंग है, इसी पैसे से अपना सैलरी, इसी पैसे से अपना एक्सपेंशन, जो भी फालतू के खर्चे हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, ये जो भी मेजर खर्चे हैं, वो सारे के सारे खर्चे इसी से करता है। तो ये है बेसिकली बैंक का काम। अब देखो, डिपॉजिट की बात चली है तो लोन की बात चली है। डिपॉजिट और लोन भी कई तरह के होते हैं। अब अगर हम डिपॉजिट्स देखें तो डिपॉजिट हमारे पास टोटल 2 तरह के होते हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट और दूसरा होता है टर्म, जिसको टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है। देखो, डिमांड डिपॉजिट का क्या मतलब है, सिंपल भाषा में समझे, अगर आपका पैसा बैंक में जमा है तो आप कभी भी बैंक से वो पैसा विड्रॉ कर सकते हो। डिमांड, मैं डिमांड करता हूं, मेरे को मेरा पैसा दो। द डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड फ्रॉम द बैंक इज कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट। अब ये 2 तरह का होता है, एक होता है सेविंग अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट यूजुअली हम इंडिविजुअल्स लोग ओपन कराते हैं। अब इसमें भी काफी सारे वेरिएंट होते हैं, हम उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें बैंकिंग का एग्जाम नहीं देना। तो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट इंडिविजुअल लोग खुलवाते हैं। इसमें लिमिटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये नहीं है कि इसमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस आपको मिल रही है, और बैंक आपको 2-3% इंटरेस्ट भी पे कर देता है आपके डिपॉजिट के ऊपर। साथ में आपको चेकबुक भी मिल जाती है, पासबुक भी मिल जाती है, डेबिट कार्ड भी मिल जाता है। अगर आप बैंक के अच्छे कस्टमर हो तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड भी दे देता है। व्हेयरएज व्हेन इट कम्स टू करंट अकाउंट, करंट अकाउंट जो है वो बिजनेस ओनर्स ओपन कराते हैं, बिकॉज इसमें कोई ट्रांजैक्शन की एज सच लिमिट नहीं होती। मल्टीपल ट्रांजैक्शन जो वो की जा सकती है। सेविंग अकाउंट में मल्टीपल ट्रांजैक्शन का चक्कर जो हमेशा से
रहते। तो बिजनेसमैन के लिए सूटेबल जो अकाउंट है वो कौन से रहते हैं? करंट अकाउंट रहते हैं, क्योंकि मल्टीपल ट्रांजैक्शन बैंक आपको करने को दे रहा है, इस वजह से बैंक आपको कोई भी इंटरेस्ट जो है वो इन करंट अकाउंट्स पे नहीं करता। आपको कितना % इंटरेस्ट मिलता है? 0% इंटरेस्ट मिलता है। इवन कई केसेस में तो बैंक आपसे काफी सारे चार्जेस भी ले लेता है व्हेन इट कम्स टू करंट अकाउंट। और इसमें भी सेम चीज है, आपको कार्ड वगैरह जो है वो मिलता है, कैश बुक, चेकबुक आपको मिलती है, पासबुक भी आपको मिल जाती है। दूसरी तरह का डिपॉजिट आता है टाइम डिपॉजिट। अब टाइम डिपॉजिट का सिनेरियो समझो, आपने बैंक में अपना पैसा जमा कराया, बट फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए जमा कराया। आपने ये नहीं है कि ऑन डिमांड कभी भी विड्रॉ कर लोगे, जब पैसा मैच्योर होगा तभी आपको वो पैसा मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एज टाइम डिपॉजिट, और इसको टर्म डिपॉजिट का नाम भी दिया जाता है। इसमें दो तरह के डिपॉजिट है, वन इज फिक्स्ड एंड सेकंड वन इज रेकरिंग डिपॉजिट। अब फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट में क्या डिफरेंस होता है, लेट्स सी। तो मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए के पास 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। अब 1 लाख रुपए वो अपने घर में नहीं रखना चाहता, वो कहता है सेफ्टी इशू है, घर में नहीं रख सकते, तो वो बैंक में जाता है, बैंक में जाके कहता है ये मेरा 1 लाख रुपया आप रख लो। तो दो ऑप्शन है यार, बैंक में या तो सेविंग अकाउंट में रख ले, ओके, या फिर क्योंकि सेविंग अकाउंट में रखेगा 2-3% का इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो यार बंदे को अपना पैसा बढ़ाना होता है तो बैंक में रखेगा, इसीलिए ना कि पैसा मेरा बढ़े। तो वो क्या बैंक को कहेगा कि बैंक ऐसा करो, आप मेरे को एफडी कर दो, इसकी एफडी पे अराउंड 6.5-7% का इंटरेस्ट इसको मिल जाएगा, पर उसका जो एक टाइम पीरियड होगा, लेट्स से बैंक कहता है कि अगर आप 1 साल के लिए पैसा, 1 ईयर के लिए पैसा आप रखते हो तो आपको 6.5-7% के अराउंड जो है इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब 1 साल तक बैंक में पैसा मिस्टर ए को रखना पड़ेगा, तब उसको 6.5% या 7% का ब्याज मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मान लो मिस्टर ए को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई, क्या वो पहला पैसा निकाल सकता है? आंसर इज यस, वो पहले पैसा निकाल सकता है, पर उसमें आपका ब्याज जो है वो थोड़ा बहुत कट जाएगा। अब उसी तरह से रेकरिंग डिपॉजिट आते हैं। अब कई बार क्या होता है, कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास यार लगातार इकट्ठा पैसा नहीं होता, जैसे मिस्टर बी कहता है मेरे पास 1 लाख रुपए एकदम से तो है नहीं, पर मैं 5,000 रुपया हर महीने पर मंथ मैं रख सकता हूं। तो बैंक को कहता है कि मेरी आप आरडी ओपन कर दो, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर दो, हर महीने 5-5 हजार मेरे से ले ही जाओ और मेरा पैसा अलग से जमा होता रहेगा रेकरिंग डिपॉजिट में, और इसका ब्याज जो है वो एज कंपेयर टू जो सेविंग अकाउंट है उससे क्या होता है, ज्यादा होता है। पर मोस्ट ऑफ द जो एक्स्ट्रा ब्याज होता है, जो सबसे ज्यादा ब्याज होता है, वो कहां पे मिलता है आपको? फिक्स डिपॉजिट्स पे ही मिलता है। तो ये होते हैं दो तरह के डिपॉजिट्स। अब बात करें अगर हम बोरोइंग की, लोन्स की, तो मल्टीपल टाइप ऑफ लोन्स आर देयर, जैसे होम लोन बैंकों के लिए सबसे सिक्योर्ड लोन है, कार लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, 2 व्हीलर लोन हो गया, एग्रीकल्चरल लोन हो गया, एजुकेशनल लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लोन्स। तो हर तरह के लोन के अलग अलग तरह के रेट होते हैं और बैंक उससे पैसा कमाते हैं। डिपॉजिट पे अगर बैंक पैसा देती है तो बोरोअर से वो पैसा क्या करती है, ब्याज में कमाती है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमने स्टार्टिंग में कही थी कि बैंक किस तरह से पैसा घुमाता है और किस तरह से पैसा बनाता है, दैट इज द थिंग, वो है हमारा क्रेडिट क्रिएशन का कंसेप्ट, दैट इज प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अब क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को समझने से पहले दो तरह के डिपॉजिट हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, पहले तरह का डिपॉजिट होता है प्राइमरी और दूसरे तरह का डिपॉजिट होता है सेकेंडरी। प्राइमरी डिपॉजिट में जब डिपॉजिटर, जिसका बैंक अकाउंट है एक बैंक में, वो खुद अपने अकाउंट में पैसा जमा करा रहा है। फॉर एग्जांपल, कचरा सेठ ने एसबीआई में अकाउंट ओपन कराया हुआ था, आपको पता है, तो कचरा सेठ अब अपना पैसा अगर मान लो एसबीआई में जमा कराता है तो उसको कहेंगे प्राइमरी डिपॉजिट। सो द डिपॉजिट दैट इज डन बाय डिपॉजिटर इन इट्स बैंक अकाउंट इज कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट, जो कि ऑलरेडी आपको बताया। Whereas when it comes to secondary deposit में क्या होता है, बैंक खुद अपने कस्टमर के अकाउंट में जो है वो पैसा जमा करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ क्रेडिट एंट्री। क्रेडिट एंट्री का मतलब है लोन देके। मतलब अगर आप लोगों ने बैंक से लोन लेना है तो बैंक आपको कैश नहीं देगा, बैंक आपका अकाउंट ओपन कर देगा, उस अकाउंट में पैसा जमा कर देगा, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी डिपॉजिट। पर वो क्रेडिट एंट्री होती है क्योंकि लोन है। तो मनी दैट इज लेंट बाय द बैंक इन देयर बोरोअर्स अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री आर कॉल्ड सेकेंडरी डिपॉजिट। इसको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी डिपॉजिट कहा जाता है। अब इसी से समझते हैं कि यार एक्चुअल में क्रेडिट क्रिएशन क्या है। हाँ, पर एक और चीज जो रहेगी यहाँ पे कि जो प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट का टोटल है वो किसके बराबर होता है, डिमांड डिपॉजिट के बराबर होता है। ये 1 मार्क में कभी ना कभी पूछा जा सकता है। अब क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस पे आते हैं।
देखो बैंक ना एक बहुत ही अच्छे हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस पे काम करता है कि बैंक के पास देखो मल्टीपल लोग पैसा जमा कराने आते हैं, मल्टीपल लोगों का पैसा जमा हो रहा है, बहुत सारे लोग। और ये जरूरी थोड़ा है कि सभी के सभी लोग एक टाइम पे अपना पैसा निकालेंगे, क्योंकि अगर सभी के सभी लोगों ने एक टाइम पे पैसा निकाल दिया तो बैंक कोलैप्स कर जाएगा, इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, जीडीपी का बुरा हाल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अब तो बैंक की प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो बैंक को पता है यार सभी के सभी लोग एक टाइम पे पैसा नहीं विड्रॉ करेंगे, तो बैंक इस हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस का यूज करता है लोन देने के लिए। मान लो सपोज बैंक के पास इन टोटल 1000 रुपए का डिपॉजिट आ गया, तो बैंक को पता है कि यार सभी लोगों ने 1000 का डिपॉजिट किया है, तो सभी लोग एक टाइम पे पैसा नहीं निकालेंगे, इस पैसे का यूज करके लोन देते हैं। पर क्या बैंक 1000 के 1000 रुपए का लोन दे सकता है? आंसर इज नो। यहाँ पे आरबीआई का जो रूल है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरबीआई कहता है आप कुछ रिजर्व रखो इसमें से, और कुछ रिजर्व रखने के बाद आप जो बचा हुआ पैसा है वो आप लोन में दे दो। ये नहीं है कि जितना आपके पास डिपॉजिट है वो सारा का सारा लोन में दे दो, आप कुछ पैसा बचा के रखो अपने पास रिजर्व का, क्योंकि इनकेस अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो रिजर्व का पैसा यूज किया जा सकता है बैंक को बचाने के लिए। तो हमने क्रेडिट क्रिएशन में कुछ अजम्पशंस पढ़नी है, जिसके बेसिस पे हम अगली आने वाली जो अपनी एग्जांपल है उसको समझेंगे। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से बैंक जो है वो पैसा बनाती है, घुमाती है और बनाती है। नाउ फर्स्ट इज देयर इज अ सिंगल बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। हम मान के चल रहे हैं बैंक में जो इंडिया में या कंट्री में हमारी पूरा का पूरा सिंगल बैंकिंग सिस्टम चल रहा है। रिजर्व रेशियो कितना है? 10%। तो मान लो अगर 1000 रुपए थे तो रिजर्व कितना रखना पड़ेगा? 10%। और ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 100 रुपए के इक्विवेलेंट हो जाएगा। नाउ ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक ओनली। सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू रूट किए जाएंगे, कोई कैश से रूट नहीं किया जाएगा। तो इसको समझने के लिए वी हैव अ सिंपल एंड अ वेरी फनी काइंड ऑफ एग्जांपल। अब राहुल गांधी जी आ गए हमारे पास। ही इज वेरी हेल्पफुल, ही इज वेरी जेनरस। तो राहुल गांधी जी कहते हैं चलो आपको एक जादू दिखाएं, इधर से 1000 रुपए डालेंगे, उधर से 10,000 रुपए निकल जाएंगे। तो लेट्स सी किस तरह से। राहुल गांधी जी ने काफी सारा काम करके 1000 रुपए जोड़े, ओके, और 1000 रुपया इन्होंने कहां पे जमा करा दिया? एसबीआई में जमा करा दिया। अब क्योंकि एसबीआई के पास राहुल गांधी जी का पैसा जमा है तो वो क्या बन गई? एसबीआई की लायबिलिटी बन गई। है तो डिमांड डिपॉजिट ना, वो कभी भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अब राहुल गांधी जैसे कितने सारे राहुल गांधी होंगे जिन्होंने पैसा एसबीआई में जमा कराया होगा, आप सोच सकते हो उसको। ओके, अब बैंक क्या करेगा? क्या बैंक अपने पास ये जेब में पैसा रख के रखेगा? अगर पैसा रखेगा तो भाई राहुल गांधी जी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को। तो बैंक को पैसा कमाना भी है। पैसा कैसे कमाएंगे? इसका लोन देंगे। अब बैंक क्या करती है? इसका लोन देती है। और यहाँ पे आरबीआई कहती है नॉक नॉक। आरबीआई क्या कहती है? नॉक नॉक, रुको, पूरे पैसे नहीं देने, कितना परसेंट रिजर्व रखने को कहा है? 10%। तो 10% का रिजर्व रखो, बाकी जो बचा कुचा पैसा है वो दे दो। ओके, अब ये मान लो एसबीआई ने 900 रुपए दे दिया भगवंत मान जी को, पंजाब के सीएम को। ओके, अब ये जो पैसा दिया है भगवंत मान जी को, ये कौन सा डिपॉजिट है? ये सेकेंडरी डिपॉजिट है, इनके अकाउंट में जमा कराया इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री। भगवंत मान जी ने क्यों लोन दिया? पंजाब में बहुत सारी वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी वाले का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उनको पैसा पे करने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना, तो पैसे के लिए लोन ले लिया। अब भगवंत मान जी ने पेमेंट किया चेक के थ्रू। चेक किसको दिया? पीएसपीसीएल को। कितने रुपए का? 900 रुपए का। अब पीएसपीसीएल भी किसका कस्टमर है? एसबीआई का कस्टमर है। तो 900 रुपए का चेक लेके पीएसपीसीएल कहां पे आ गया? एसबीआई में। एसबीआई में चेक जमा हो गया, सिंगल बैंकिंग सिस्टम है, तो वो एसबीआई के लिए 900 रुपए की क्या बन गई? लायबिलिटी। बैंक के पास पैसा आ गया फिर से। 1000 वहां से बना और 900 यहां से है। ये इनविजिबल फॉर्म में चल रहा है, अंदर ही अंदर चल रहा है सब कुछ, पर पैसा क्रिएट हो रहा है, राइट। अब एसबीआई क्या कहता है? भाई फिर से पैसे आगे, लोन देते हैं इसका भी। कितना? 810। 810 क्यों? यहाँ पे नॉक नॉक होती है, नॉक नॉक होके आरबीआई क्या कहता है एसबीआई को? 10% रखो। 10% रखा और 810 रुपए आगे दे दिया। और वही प्रोसेस जो है वो आगे भी कंप्लीट चलता रहता है। और उसी को हम समझते हैं टेबल से, अपने कंप्लीट करते हैं अपने टेबल को। तो पहले राउंड में जो राउंड नंबर 1 है, आपने क्या देखा कि राहुल गांधी जी ने कितने रुपए जमा कराए थे? 1000 रुपीज। अब उस 1000 का कितना परसेंट रिजर्व रखा गया? 10%। तो 100 रुपए रिजर्व में आ गए और बाकी बचा हुआ 900 रुपए किसको दे दिया? लोन में भगवंत मान जी को दे दिया। भगवंत मान जी वो लोन का पैसा किसको देते हैं? पीएसपीसीएल को, चेक की फॉर्म में।
पीएसपीसीएल क्या करता है, वो 900 रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा करा देता है, तो वो फिर से प्राइमरी बन जाएगा। अब उसका 10% रखा गया, दैट इज 90 रुपी, और जो बचा हुआ पैसा है एसबीआई ने आगे किसी और को लोन में दे दिया, वो कोई भी पर्सन हो सकता है। तो लेट्स से तीसरे राउंड में उस पर्सन ने भी खर्चा किया होगा जिसको लोन मिला है। अब जिसको पैसा पे किया तो उसने भी अपना 810 रुपए कहाँ पे जमा कर दिया, बैंक में। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चलता रहा। यहाँ पे क्या बच गए 729, बिकॉज 10% क्या रख लिया गया, रिजर्व रख लिया गया। फोर्थ राउंड में ये जो थर्ड राउंड का सेकेंडरी था वो फोर्थ राउंड का प्राइमरी बन गया। अब प्राइमरी बना तो यहाँ पे 72.9 जो है वो किस में रखना पड़ेगा, रिजर्व में, और जो बाकी 656.1 रुपी है वो कहां पे रखेंगे, सेकेंडरी डिपॉजिट में एज अ लोन फॉर्म। तो बैंक जो है वो क्रेडिट एंट्री कर देगा 656.1 की। अब इसको प्रोसेस को तो यार जितना मर्जी लंबा खींचते रहो, जितना मर्जी एक्सपैंड करते रहो, बट जरूरी है नहीं। यहाँ पे सम अप करो, इसको टोटल करो, बट द क्वेश्चन इज कितना टोटल बनेगा, कितना का पैसा बैंक जो है वो क्रिएट कर सकती है, और कितना पैसा बैंक क्रिएट कर सकती है ये हमें पता लगता है क्रेडिट और मनी मल्टीप्लायर की हेल्प से। अब ये क्रेडिट मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, K इज 1 डिवाइडेड बाय लीगल रिजर्व रेशियो। अब है क्या इसमें, लीगल रिजर्व रेशियो हम कितना मान के चल रहे हैं, 10%। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना बनेगा हमने निकाल के देख लिया, 1 डिवाइडेड बाय 10% इज 10 टाइम। तो इसको सॉल्व कैसे किया, लेट्स सी। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 10%, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 10% विल बी 10 बाय 100। और अगर इसको और एक्सपेंड करूं ये आ जाएगा मेरा 10 टाइम्स। तो मतलब हम अपना पैसा जो है वो 10 गुना इंक्रीज कर सकते हैं। तो टोटल डिमांड डिपॉजिट विल बी क्रेडिट मल्टीप्लायर इनटू कैश रिजर्व्स। तो इसको सॉल्व करता है किस तरह से, अब देखो हमारे पास इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट कितना था 1000 का, और 10 मल्टीप्लायर है, तो टोटल डिपॉजिट कितना हो गया 10,000 बन गया, बना दिए 1000 आपके 10,000। इस तरह से बैंक पैसा घुमा घुमा के, देखो कहां से कहां घुमा रहा है पैसा, और पैसा घुमा भी रहा है और पैसा बना भी रहा है और पैसे को बढ़ा भी रहा है। दैट इज व्हाई बैंक्स आर आल्सो कॉल्ड एज सप्लायर ऑफ मनी। इस तरह से बैंक जो है पैसे को सप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखो 900 इंटू 10 कितना बन गया 9000, और देन उसके बाद आप देखो 100 इंटू 10 कितना बन गया 1000 हो गया। तो 10 गुना हो गया पैसा। और यहां से एक और पॉइंट निकल के आता है कि आपका क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस तब खत्म हो जाता है जब आपका इनिशियल डिपॉजिट जो होता है वो टोटल कैश रिजर्व के बराबर हो जाता है। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा हुआ है आपके प्रीवियस ईयर्स में, तो यहीं से बन गया पूरा का पूरा आंसर। और उसमें आप पूरा का पूरा आंसर एज इट इज लिख सकते हो जो हमने अभी किया है, राइट। अब एक और चीज जो है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है, रिलेशन बिटवीन लीगल रिजर्व रेशियो या फिर रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशन। अगर लीगल रिजर्व रेशियो ज्यादा होगा तो जो क्रेडिट क्रिएशन है वो क्या होगा, कम होगा। और अगर लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो कम होगा तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, ज्यादा होगा। लेट्स से लीगल रिजर्व रेशियो कर देते हैं 20%। अब 20% को अगर मैं सॉल्व करूं मल्टीप्लायर निकालने के लिए, सो 1/20 इंटू 100 यहीं से आप डिराइव कर लेना, तो ये बन गया आपका 5 टाइम्स। अब बैंक कितने टाइम पैसा जो है वो इंक्रीज कर सकता है, 5 टाइम पैसा। पहला कितना टाइम कर रहा था 10 टाइम्स, फर्क आ गया। ऑन दी अदर साइड अगर मान लो सपोज ये रिजर्व रेशियो हम कम कर दें 5% कर दें, तो ये क्या बन जाएगा मल्टीप्लायर 1/5 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 20 टाइम्स। ये आ जाएगा हमारा 20 टाइम। अब कितने गुना पैसा बढ़ सकता है, 20 गुना पैसा बढ़ सकता है। तो यहाँ पे चेंजेस हो गए, ध्यान रखना यहाँ पे भी हमें साथ में चेंजेस करने पड़ेंगे। पहले कितना परसेंट था 10%, अब 1000 का कितना करेंगे 20%, तो 20% करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 200 आएगा तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 800। अब मल्टीप्लाई करके देखो 1000 इंटू 5 तो 5000, 800 इंटू 5 4000, 200 इंटू 5 1000। तो बात वही है, इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट विल बी इक्वल टू टोटल कैश रिजर्व, बराबर होंगे तब क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा। चाहे आप इसको 5% से भी करके देख लो। 1000 का मान लो 5% कर रहे हैं तो कितना हो गया 50 रुपए हो गया। तो यहां पे भी कितना बनेगा 950। 1000 इंटू 20 करोगे कितना बनेगा 20,000, क्योंकि 5% से 20 टाइम आया था। 950 इंटू 20 करोगे कितना बनेगा 19,000, और 50 इंटू 20 करोगे वो कितना बनेगा 1000।
इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर देखें तो ये रिलेशनशिप हमने कर लिया, यस ये रिलेशनशिप हो गया। साथ साथ अगर एक आप चीज देखो, एक और रिलेशनशिप बनता है, जितना ज्यादा डिपॉजिट होगा बैंक के पास, क्रेडिट क्रिएशन भी क्या होगा, उतना ही होगा, और जितना कम डिपॉजिट होगा बैंक के पास, क्रेडिट क्रिएशन भी उतना ही क्या होगा, कम होगा। अगर राहुल गांधी जी 1000 की बजाय 10,000 देते, 10,000 पे जमा करते, तो 1 लाख रुपए तक क्रिएट हो सकता था। अगर 1 करोड़ देते तो वो आगे बढ़ के कितना होता, 10 करोड़ बन जाता। तो इस तरह से वो चीजें जो वो चेंज हो सकती है। और अगर मान लो सपोज 1000 की जगह पे 100 रुपए देते, तो वो कितना बनता, 1000 रुपया बन जाता, राइट। अगला टॉपिक, अब इसको हेल्प करने में ना सेंट्रल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज सेंट्रल बैंक इज द वन जो कि लीगल रिजर्व रेशियो को सेट करती है। लीगल रिजर्व रेशियो के क्या क्या कंपोनेंट्स है वो आगे आने वाले पार्ट में समझेंगे, इसमें कराऊंगा, इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। अभी के लिए समझो बस रिजर्व रेशियो था। सेंट्रल बैंक देखते हैं, तो सेंट्रल बैंक जो वो एपेक्स बैंक है, बैंकों के पिताजी, बड़े बैंक, जो बैंक, सभी बैंक जो है वो इनकी बात मानेंगे। जैसे हम अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, तो सभी जो कमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक की बात मानते हैं। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ सेंट्रल बैंक, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ सेंट्रल बैंक, वही सेंट्रल बैंक है हमारा, अलग अलग नहीं है। एक कमर्शियल बैंक जरूर है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो डिफरेंट है, उसका ध्यान में रखना। ये फॉर्म होता आरबीआई एक्ट 1934, अंग्रेजों के टाइम पे हुआ था। अंग्रेजों के टाइम पे ये मतलब बहुत सारा लंबा प्रोसेस है, इसकी हिस्ट्री में नहीं जाते इतना ज्यादा। कमेंस हुआ था ऑन 1 अप्रैल 1935। फर्स्ट गवर्नर वाज मिस्टर ऑसबॉर्न स्मिथ, गोरा था। फर्स्ट इंडियन गवर्नर वाज मिस्टर सीडी देशमुख। थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जब आरबीआई की स्टार्टिंग हुई थी तो ये प्राइवेट था, प्राइवेट ओनरशिप में था। बट इन 1 जनवरी 1949 इसको नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज मतलब इसको सरकारी बना दिया गया। और इस टाइम पे हमारे जो करंट आरबीआई के गवर्नर है वो है मिस्टर संजय मल्होत्रा जी। ओके, इनसे पहले थे शक्तिकांत दास जी, तो चेंज होते रहते हैं ये। हाँ, इनको टेन्योर का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। अब सेंट्रल बैंक काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, तो पहला फंक्शन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज बैंक ऑफ इशू नोट्स, इशूइंग नोट्स। आरबीआई के पास सोल अथॉरिटी है करेंसी को इशू करने के लिए, और जितने भी नोट आरबीआई इशू करता है इनको अनलिमिटेड लीगल टेंडर कहा जाता है। आपको अगर मनी चैप्टर याद हो तो मनी चैप्टर में मैंने लिमिटेड और अनलिमिटेड लीगल टेंडर के बारे में बताया था। रिपीट कर देता हूं, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मतलब आप जितने चाहे इस नोट को यूज कर सकते हो। आप चाहे 2000 की पेमेंट कर दो, 3 की कर दो, 4 की कर दो, 5 की कर दो, 6 की कर दो, 7 की कर दो, 1 लाख रुपए तक की पेमेंट कर दो, ज्यादा भी नहीं, कुछ टैक्स की लिमिट्स भी है। ओके, सारे नोट्स आरबीआई इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड ऑल द कॉइन्स। ये देखो मैंने 1 रुपी नोट का यहाँ पे एक पिक्चर लगाया हुआ है, तो भारत सरकार इसको इशू करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू इशू होता है, और यहाँ पे फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, और बाकी नोट्स पे आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। क्यों रेगुलेट करते हैं करेंसी को? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग 2 रीजंस। पहली बात तो लोगों को कॉन्फिडेंस बना रहे हैं। अगर मान लो एक सेंट्रलाइज तरीके से आपके पास करेंसी आएगी तो लोगों का विश्वास रहेगा। आप चाहे कश्मीर में रहते हो, चाहे आप कन्याकुमारी में रहते हो, चाहे आप मान लो अरुणाचल प्रदेश में रहते हो, चाहे गुजरात में रहते हो, चाहे पंजाब में रहते हो, चाहे वेस्ट बंगाल में रहते हो, हर जगह पे इंडिया में सेम करेंसी जो वो यूज की जा रही है। और सेम करेंसी कौन इशू कर रहा है? आरबीआई इशू कर रहा है, सेम गवर्नर के साइन हो रहे हैं, और हर जगह पे वो करेंसी लागू होती है। तो इससे लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहता है। एंड मोर ओवर आरबीआई देखता है कि कितनी सप्लाई हमने रखनी है, इकोनॉमी में डिमांड कितनी है पैसे की, तो सप्लाई भी वही देखेगी। अगर मान लो मल्टीपल होते लोग, अब जैसे दुकानदार लोग मल्टीपल है ना, तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऐसे नोट क्रिएट करने वाले मल्टीपल लोग होते हैं तो वो तो अपनी मर्जी से करते रहते हैं कि हमारा नोट ले लो, हमारा नोट ले लो, ऐसा कुछ ना हो। तो उस तरह से एडजस्टमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। और दूसरा, बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे सेंटर चाहे स्टेट, सभी के लिए जो बैंक है वो कौन है? आरबीआई है। हमारे लिए जैसे कमर्शियल बैंक है, हम पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, देयर आर मल्टीपल बैंक्स जिसमें हम अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब इसमें क्या करती है बैंक, आरबीआई क्या करती है गवर्नमेंट के लिए? इट एक्ट एज अ बैंकर। बैंकर का काम क्या करना है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन को एडवांस करना। तो जो सरकार अपना डिपॉजिट है वो बैंक में आरबीआई में जमा कराती है, और अगर मान लो सपोज लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है तो जो लोन्स है वो आरबीआई गवर्नमेंट को दे देती है, एक्ट एज एन एजेंट। अब कई बार क्या होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को ना फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट तो फंडिंग की भूखी है, जितना मर्जी पैसा मिलता रहे, बिकॉज बहुत सारे काम जो है गवर्नमेंट को करने होते हैं।
तो मल्टीपल टास्क, मल्टीपल वर्क्स। तो फंडिंग के लिए मान लो सपोज इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर दी लोगों के लिए, कि लोगों को बेच देते हैं और उससे फंड जो है वो रेज कर देते हैं, सरकार के पास पैसा आ जाएगा। अब ये बेचने का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, एक्ट एज एन एजेंट। तो एजेंट का काम कौन करेगा? आरबीआई। एंड एक्ट एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। अगर मान लो फाइनेंशियल मैटर पे, क्योंकि देखो आरबीआई में ना फाइनेंशियल मैटर के बहुत सारे एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं, अगर फाइनेंशियल मैटर पे कोई एडवाइस देना है तो सरकार को एडवाइस भी कौन दे देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट जरूरी नहीं है कि जो इनका एडवाइस है सरकार पे बाइंडिंग है, सरकार मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती, बट मेरे हिसाब से सरकार को मान लेनी चाहिए कई बातें, और कई बातें अगर नहीं सही तो दैट डिपेंड्स। ना बैंकर बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। अगर सरकार का बैंक आरबीआई है तो बाकी कमर्शियल बैंक का भी बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक ही है। जैसे एसबीआई, पीएनबी, इन सभी का अकाउंट कहां पे होगा? इन सभी का अकाउंट आरबीआई के पास होगा। सो इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड एडवांसेस देम लोन। वन थिंग, प्रोवाइड क्लियरिंग हाउस फंक्शन फैसिलिटी। अब क्लियरिंग हाउस फंक्शन फैसिलिटी क्या है अगले स्लाइड्स में समझाता हूं, बिकॉज उसका एक अलग अलग फंक्शन बना हुआ है। सुपरवाइजरी रोल में क्या होता है? अब ये इंश्योरिटी करता है कि कमर्शियल बैंक जो है वो जो भी सेंट्रल बैंक द्वारा डायरेक्टिव्स दिए जा रहे हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, जो भी कंप्लायंसेस कहे जा रहे हैं, सीआरआर मेंटेन करने को कहा जा रहा है, एसएलआर मेंटेन करने को कहा जा रहा है, ये सभी चीजें मेंटेनेंस के लिए क्या एक्चुअल में कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक की बात सुन रहा है? नहीं सुन रहा तो पनिशमेंट, इवन लाइसेंस कैंसिल, ब्रांच बैंक एक्सपेंशन बंद कर देते हैं, तो बहुत सारी चीजें वो कर सकते हैं। फिर लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। देखो मान लो सपोज किसी भी बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो सबसे पहले वो दूसरे बैंक से पूछेगा। मान लो पीएनबी को पैसा चाहिए, पीएनबी ने एसबीआई से पूछा, एसबीआई ने मना कर दिया। अब पीएनबी ने मान लो कैनरा बैंक से पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया। पीएनबी ने मल्टीपल बैंक से पूछा, सभी ने मना कर दिया। तो जिस तरह ना नोबिता रोते रोते डोरेमोन के पास जाता है, तो बैंक भी अगर बहुत ज्यादा मुसीबत में हो तो उसी तरह जो आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है हमारी, वो भी डोरेमोन का ही काम करती है नोबिता को बचाने के लिए, कि अगर इन केस कोई भी तरह की प्रॉब्लम आए, कोई भी एडवर्सिटी आए, तो फाइनली लास्ट में जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को लोन देती है। ये ध्यान में रखना, लोन देती है इमरजेंसी के टाइम पे, बट सिक्योरिटी लेती है उनसे, गिरवी रखती है कुछ सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती है। तो सेंट्रल बैंक इंश्योर करता है। ऐसा क्यों करता है सेंट्रल बैंक? क्योंकि देखो एक भी बैंक सफर किया इकोनॉमी में तो लोगों का ट्रस्ट बैंकिंग सिस्टम से खत्म होगा, और जैसे ही लोगों का ट्रस्ट बैंकिंग सिस्टम से खत्म होगा तो लोग बाकी बैंकों से भी पैसा निकालना शुरू कर देंगे, और मनी मार्केट जो है वो स्टेबल नहीं रहेगी। तो मनी मार्केट को स्टेबल रखने के लिए आरबीआई ये जो रोल है वो प्ले करता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो जितनी भी फॉरेन करेंसी है उसकी सारी कस्टडी किसके पास होती है? आरबीआई के पास। अगर मान लो कोई भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आता है और मान लो एक्सचेंज रेट में कोई स्टेबिलिटी लानी होती है, तो वो जो है वो कौन करता है? आरबीआई। अब इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा चैप्टर बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज। ये चैप्टर समझेंगे तब आपको पता लगेगा कि आरबीआई क्यों मेंटेन करके रखता है, और आरबीआई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है फॉरेन करेंसीज को मेंटेन करना। इसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी, तो इस पॉइंट को भी यहीं पे होल्ड करता है, बिकॉज इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताऊंगा कुछ समझ नहीं लगेगा, पहले हमें इन चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा ढंग से। फिर आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब क्लियरिंग हाउस फंक्शन आपको बताया था आने वाला है, तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन में एक्चुअल में क्या है? नाउ द सेंट्रल बैंक एक्ट एज क्लियरिंग हाउस फॉर द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। अब ध्यान से सुनो, एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। एसबीआई का अकाउंट किसके पास है? आरबीआई के पास है। पीएनबी का अकाउंट किसके पास है? आरबीआई के पास है। दोनों का अकाउंट आरबीआई के पास है। और जो कस्टमर लोग होते हैं उनका अकाउंट किसके पास होता है? कमर्शियल बैंक के पास। मान लो एक कस्टमर है ए, उसने एक चेक इशू किया कस्टमर बी के नाम का। ओके, कस्टमर ए का अकाउंट कहां पे है? एसबीआई में है। उसने कस्टमर बी के नाम पे चेक इशू किया जिसका अकाउंट किसमें है? पीएनबी में है। तो इशू चेक इन फेवर ऑफ पीएनबी रुपी 10,000। उसी तरीके से पंजाब नेशनल बैंक का एक कस्टमर है सी, और सी एक चेक इशू करता है डी के नाम पे जिसका अकाउंट कहां पे है? एसबीआई में है। ध्यान से समझो, एसबीआई ने चेक इशू किया किसके लिए? पीएनबी के लिए, और पीएनबी ने चेक इशू किया किसके लिए? एसबीआई के लिए, राइट। एसबीआई ने पीएनबी को कितने देने थे? 10,000 देने थे, और पीएनबी ने एसबीआई को कितने देने थे? 5,000। यूजुअली क्या होता
कि पहले 10,000 यहाँ पे जाते, फिर 5,000 यहाँ पे जाते, तो इस तरह से सेटलमेंट होती है। आरबीआई कहता है सब्र करो, ठंड रखो थोड़ी जी, हम इसको इजी करते हैं। दोनों का खाता है यहाँ पे आरबीआई के पास, तो आरबीआई कहता है देखते हैं चलो डिफरेंस कितना है। ज्यादा पैसा किसको मिलना चाहिए? 10,000 पे पीएनबी को, और एसबीआई को कितने मिलने हैं? 5,000। तो पलड़ा किसका भारी है? पीएनबी का। कितने रुपए से? 5,000 रुपए से। तो व्हाट आरबीआई विल डू, इनके खाते में से 5,000 माइनस कर देगा और इनके खाते में 5,000 प्लस कर देगा। दिस इज व्हाट क्लियरिंग हाउस फंक्शन इज ऑल अबाउट। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। अगला देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। जो भी बैंक के डिपॉजिटर्स है उनको नेसेसिटी सर्विसेज मिल रही है, उनको सेफगार्ड किया जा रहा है, उनका डिपॉजिट बचा के रखा जा रहा है, नहीं जा रहा, वो सारा किसमें आता है? आरबीआई प्रोवाइड करता है। डिपॉजिटर का इंटरेस्ट 5 लाख रुपए तक प्रोटेक्टेड है बैंक में, तो ये लीगल है, ओके। पर 5 लाख से ऊपर अगर मान लो सपोज आपके 20 लाख पड़े हुए हैं और बैंक डूब गया, तो ये मत समझो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा वहां पे। 5 लाख तक का आपका इंश्योरेंस है वहां पे पड़ा हुआ बस। तो मतलब सजेस्ट यही किया जाता है कि मल्टीपल बैंक्स में अपने पैसे रखो। नाउ कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीआई जो है वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। किस तरह से कंट्रोल करता है? वो करता है जी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल। वो सारा कंट्रोलिंग किसका होता है? इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन का। ये आपको पार्ट 2 में समझाऊंगा बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल से समझाऊंगा पार्ट 2 में। एंड फॉर द टाइमिंग आज इस वीडियो का लास्ट टॉपिक करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। तो सेंट्रल बैंक का मीनिंग क्या है? ये है एपेक्स बैंकिंग बॉडी, सबसे बड़ी बैंकिंग बॉडी, फादर ऑफ ऑल द बैंक्स। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक से, उनको लोन भी देते हैं। मोटिव क्या है? देश की ग्रोथ और स्टेबिलिटी पे फोकस करना। आरबीआई का मेन मोटिव यही होता है कि देश हमारा ग्रो करे और स्टेबल हो। वेयरएज कमर्शियल बैंक यार वो तो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पब्लिक डीलिंग नहीं, डायरेक्टली नहीं करते, इनडायरेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच के, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से बेचते हैं, वो भी अगले वीडियोस में आपको पता लग जाएगा। ये डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग करते हैं। जाते हो ना हम बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, ओनरशिप, इसमें सरकार की ओनरशिप है, गवर्नमेंट की ओनरशिप भी है और प्राइवेट ओनरशिप भी है, और फॉरेन ओनरशिप भी जो है वो है यहाँ पे। फॉरेन करेंसी दे आर कंसिडर्ड एज कस्टोडियन एज वेल एज रेगुलेटरी। कस्टडी में रखते हैं, जमा करके रखते हैं अपने पास और रेगुलेट करते रहते हैं। बट ये डील करते हैं बाइंग एंड सेलिंग में, ताकि इन्होंने क्या कमाना है? प्रॉफिट कमाना है। नोट इश्यूइंग अथॉरिटी, यस इनके पास है, इनके पास कोई भी नोट इश्यूइंग अथॉरिटी नहीं होती, पर हाँ ये दोनों ही सप्लायर है, ये नोट को इशू करके सप्लाई करते हैं और ये टोपी घुमा के, पैसा घुमा के। विद दिस हमारा पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। पार्ट 2 में हम समझेंगे काफी सारे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स और उससे समझेंगे कि पैसा किस तरह से कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक, ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।